हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का लास्ट वाला पार्ट दैट्स कॉल्ड पार्ट 2। आज हम इसको खत्म कर रहे हैं और उसके बाद हम उठाएंगे नया टॉपिक दैट्स कॉल्ड ड्रेनेज। सो मेक श्योर कि आपने साथ साथ में ही मेरे साथ में खत्म किया होगा, क्योंकि सिर्फ मेरा ही खत्म करना नहीं बल्कि आपका भी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है। सो आज हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जो रिमेनिंग पार्ट था उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? सो गोया हम पढ़ेंगे आज ये वाला टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था। बाय द वे हमने कल पढ़ा था नुलाबोर प्लेन्स। यस, याद आया? कल तक हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उसके अलावा कुछ फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाके हमारा एटलस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज इट्स इनकम्प्लीट। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ पे अटेंशन प्लीज। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक लेक है हमारे पास। दैट लेक इज नोन एज व्हाट वी कॉल एज लेक आयरी। अभी लेक आयरी कहाँ है? इसके दो हिस्से हैं। अगर आप यहाँ पर देख ही रहे हो, मैप पर आप देख ही रहे हो, यहाँ देखो, ये है ये है लेक कॉल्ड लेक आयरी। ये भी है लेक आयरी, दोनों लेक आयरी है बाय द वे। लेकिन अब इतना ही है कि ये लेक आयरी नॉर्थ है और ये लेक आयरी व्हाट साउथ है। ये आपको जानना जरूरी है। एक है भाई नॉर्थ, एक है भाई साउथ। बोथ आर लेक आयरी। और लेक आयरी क्या है? इट्स अ साल्ट लेक ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन। ये साल्ट लेक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आउटफ्लो इसका फिर कम होगा। ये साल्ट लेक है, लेकिन ये भी समझना है कि ये जो ये लेक है दिस इज द टेक्टोनिक ओरिजिन। टेक्टोनिक ओरिजिन समझते हो ना? जब टेक्टोनिक्स एक्टिविटी होती है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी की वजह से हमें बन गया है लेक। दैट्स कॉल्ड व्हाट वी कॉल एज टेक्टोनिक एक्टिविटी। क्लियर? और टेक्टोनिक लेक। अब ये कहां पर है? ये किस स्टेट में है? दिस लाइज इन द स्टेट कॉल्ड साउथ ऑस्ट्रेलिया। याद रखना इस बात को। ये साउथ ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? कल ही हमने दिखाया था आपको कि एक है नॉर्दर्न टेरिटरी, एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, एक है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, है ना, तस्मानिया। ये सब हमने कल देखा था। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये लेक है, ये किस स्टेट में है। इट लाइज इन द स्टेट कॉल्ड साउथ ऑस्ट्रेलिया। यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में 6-7 स्टेट्स हैं। मेन में 6 हैं और एक है न्यूजीलैंड, एक है तास्मानिया, दैट्स कॉल्ड सेवंथ स्टेट। सो लेक आयरिश जो है ये माना जाता है एज द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है वो कौन सा पॉइंट है? दैट इज लेक, दिस लेक आयरी। और ये कहां पर है? ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। किस स्टेट में? साउथ ऑस्ट्रेलिया में। इसमें दो सेक्शंस हैं, टू मेन सेक्शंस, जो मैंने आपको भी दिखाया। वन सेक्शन इज दैट्स कॉल्ड एज नॉर्थ लेक आयरी। मगर कौन सा वाला लेक आयरी? ये वाला लेक आयरी, मगर कौन सा वाला? नॉर्थ वाला लेक आयरी। सेकेंडली अगर आप देखते हो लेक आयरी है साउथ में, विच आर व्हाट जॉइंड बाय अ नैरो। सेकेंडली अगर आप साउथ की बात करते हो, दिस इज साउथ, लेक आयरी साउथ। लेकिन नॉर्थ और साउथ जो है आपस में जुड़ा हुआ है, हाँ, बाय बाय स्मॉल चैनल्स, है ना, नैरो वगैरह वेज जो है उनकी वजह से ये जुड़ा हुआ है। उसका नाम है गोयडर चैनल। याद रखना, याद रखना। नॉर्थ और साउथ में अगर आपस में चैनल की वजह से जुड़ा हुआ है, व्हाट द नेम ऑफ दैट चैनल? दैट चैनल इज नोन एज गोयदर channel. Clear? Okay, the lake is fed by vast internal continental drainage basin. जो ये लेक है इसमें क्या है? किसने इसको फेड किया है? कि वहां कहां से पानी आता है? ये इंटरनल कॉन्टिनेंटल ड्रेनेज बट रिसीव वेरी लो एंड इंटरमिटेंट रेनफॉल ऑफ द लेस देन 125 mm एनुअली। जो भी इसमें पानी आता है, जो भी अंदरूनी अंदरूनी जितने भी ये ड्रेनेज सिस्टम है ना, अंदरूनी इंटरनल, वो सब के सब कहाँ जाते हैं? वो सब के सब इसमें जाते हैं। लेकिन इनमें जो पानी आता है, इनमें जो पानी आता है, जो 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 इसमें चले जाते हैं, उनमें बहुत कम पानी है। और वो भी पानी जो आता है वो आता है रेनफॉल। और रेनफॉल भी पूरे साल नहीं होता है, वो भी होता है सीजनल। अब जब जब बारिश होगी तब तक इन रिवर्स में पानी आएगा। जब जब इन रिवर्स में पानी आएगा तब तक पानी जो है वो चला जाएगा इनटू दिस लेक। क्लियर? Understood? Water reaching the lake evaporates rapidly, leaving the thin crust salt on the lake bed surface. तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी यहाँ पर पानी आता है, यहाँ पर बहुत गर्मी है और इवेपोरेशन होती है, जिस इवेपोरेशन की वजह से इवेपोरेट होता है और नीचे रहता है आपको सॉल्ट। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज
अच्छा, उसके बाद भी अगर आपको एक और चीज जानना जरूरी है कि अगर आपने सुना होगा लेक, बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन बड़े लेक्स की बात करता हूँ। एक लेक ये भी है, छोटा है, दैट्स कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट। लेक डिसअपॉइंटमेंट। ये लेक डिसअपॉइंटमेंट क्या है, याद रखना, ये ऐसा लेक है, ये ऐसा लेक है, लगभग लगभग इधर आपको ये लेक मिलता है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ना वो पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, अगर वो पास होती भी है, वो किस से पास होती है? थ्रू दिस लेक। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके, नाउ पे अटेंशन प्लीज। सेकेंडली आपने क्या देखा? वी हैव पिलबरा। व्हाट्स पिलबरा? पिलबरा एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है, मगर किधर? ये अगर आप देख रहे हो ना, ये स्टेट कौन स्टेट है? दिस द स्टेट कॉल्ड व्हाट? दिस द स्टेट कॉल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको जो ये हाईलाइटेड एरिया है ना, ये हाईलाइट एरिया, ये इसी को हम कहते हैं पिलबरा। अब ये पिलबरा क्या है? एक वास्ट ज्योग्राफिकल रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। याद रखना किस स्टेट में है ये? known for किसके लिए? एंशिएंट लैंडस्केप्स एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली आयरन ओर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पिलबरा जो लैंड मास जो है या एरिया जो है, ये आती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ये फेमस है किसके लिए? आयरन ओर के लिए बहुत ही फेमस है। क्लियर? क्लियर? उसके बाद वी हैव कराथा, वी हैव पोर्ट हेडलैंड, दे आर द इंपॉर्टेंट की रीजन सेंटर्स ऑफ द पिलबरा। तो याद रखना, अगर हम पोर्ट की बात करते हैं, पोर्ट में क्या क्या है? वी हैव कराथा पोर्ट, वी हैव पोर्ट हेडलैंड। इन दोनों को आपको जहन में रखना होगा कि ये किस साइड में है। ये वेस्टर्न में है, नॉर्दर्न टेरिटरी में है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड में, कहां पर है? दे आर लोकेटेड इन द साइड व्हाट वी कॉल एज Western Australia. It is home to world's largest collection of aboriginal engraved rock art. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको रॉक्स मिलते हैं, लेकिन वो रॉक्स क्या हैं? वो है engraved. What's engraved? जिसको ना खुरेद करके लिखा गया होगा। जैसे आप लिखते हो पेन से, आपने पेन से लिखा, दीवार पर लिखा, आपने पेन से लिखा या किसी इंक से लिखा अपने रॉक पर, नहीं वो नहीं। जब आप खुरेद करके निकालते हो इनको, खुरेद समझते हो ना, इनग्रेव करते हो, वो आपको यहाँ पर मिलती है। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ engraved रॉक आर्ट कलेक्शन। ओके, नाउ देन वी हैव द सेकंड फीचर जो है, दैट्स किम्बरली प्लेटू। ये किम्बरली प्लेटू क्या है? ये जो हाईलाइटेड एरिया है, दिस इज द किम्बरली प्लेटू। ओके, ये कहां पर है? ये किम्बरली रीजन ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ही है, पर किस साइड से? ये नॉर्थ साइड से आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। अब इसमें क्या है? इट comprises फ्लैट लाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स। फ्लैट लाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, याद रखना, डिपॉजिटेड अराउंड 1.8 बिलियन ईयर्स अगो बाय मेजर रिवर सिस्टम। इसमें फ्लैट लाइंग सेडिमेंट्री रॉक्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर? इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन्कॉर्डेंट बसाल्ट लावा मिलता है। तो याद रखना, इसमें एक तो आपको मिलता है फ्लैट लाइंग सेडिमेंट्री रॉक, साथ साथ में आपको मिलता है व्हाट वी कॉल एज बसाल्ट फ्लो जो है, आउटफ्लो जो है लावा का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? ये आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद वी हैव मेनी मिनरल्स सच एज, हमारे पास यहाँ पर आयरन निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है फॉर ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से गोल्ड निकलता है, लेड निकलता है, जिंक निकलता है। दे आर ऑल द रिसोर्सेज जो आपको कहाँ से निकलते हैं? यू गेट इट फ्रॉम दिस एरिया। देन वी हैव सिल्वर, वी हैव डायमंड, वी हैव मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर फाउंड हियर। उसके बाद द एग्रीली डायमंड माइन इन द ईस्ट किम्बरली रीजन is one of the largest producer of diamond in the world. One of the, ईस्ट का मतलब क्या हुआ? ईस्ट मतलब हुआ ये वाला इलाका। जो ये वाला इलाका है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डायमंड निकलता है, और माना जाता है वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, आई एम नॉट सेइंग दिस लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग, क्योंकि और भी है अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर आपको डायमंड निकलता है। वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? दिस रीजन। समझ आया? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? उसके बाद जो असली क्वेश्चन ये है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ये आप अगर यहाँ पर देख ही रहे हो, ये दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ। यस, ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर लोकेट है? इट इज लोकेट ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो नॉर्थ ईस्ट, एक तो ये नॉर्थ भी हो गया यहाँ से, और यहाँ से ये ईस्ट भी हो गया, तो क्या हो गया भाई? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कितने एरियाज में फैला हुआ है? 2300 किलोमीटर में फैला हुआ है। लाइक हिमालय, 24-2500 किलोमीटर है।
ये 2300 किलोमीटर फैला हुआ है और इसमें क्या है, लार्जेस्ट और साथ साथ में लॉन्गेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जो मेरीन ऑर्गेनिज्म के बने हुए हैं। कोरल पॉलिप्स अगर आपने नाम सुना होगा, इट हैज मोर देन 400 टाइप्स ऑफ कॉरल्स। कितने? 400 टाइप्स ऑफ कॉरल्स, 1500 species of fish, 4000 types of mollusks. Clear? So it has over 400 types of coral. 400 types of coral. 1500 species इसमें है, 4000 types of mollusks हैं। तो ये बात आपको याद रखना कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। ये है साथ में होम टू द एनिमल लाइक डॉल्फिन, टर्टल, है ना, क्रोकोडाइल्स, शार्क, venomous sea snake, brightly colored worm, large algae, ये बहुत सारे एरियाज का क्या है, स्पीशीज हैं। The reef is also home to the threatened species like dugong यानी sea cow and the large green turtle. इसके लिए भी ये होम है, यानी यहाँ पर ये सब रहते हैं। 2018 में क्या हुआ, एक रिपोर्ट आया जिसने बोला कि कोरल ब्लीचिंग होती है। ब्लीच का मतलब ये है कि जब ये कॉरल्स क्या होते हैं, डेड के बाद इनका कलर जो है वो होता है व्हाइट, यानी लाश जैसी बनती है इनकी और फ्लोट होते हैं पानी में। Had several degraded around 1/3 of the expensive Great Barrier Reef ecosystem. तो ये क्या है, डिग्रेडेड अराउंड 1/3 यानी 1/3 का हिस्सा जो है वो इस कोरल ब्लीच की वजह से क्या हुआ है, खत्म हुआ है। क्लियर? उसके बाद जो लास्ट आइलैंड हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड तस्मानिया। ये एक आइलैंड स्टेट है लोकेटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड। ये है ऑस्ट्रेलिया का मेनलैंड। यहाँ पर आपको बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट सेपरेट करती है तस्मानिया को फ्रॉम द मेनलैंड कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। अब it separates from the continental landmass by the Bass Strait. It separates from the continental landmass by the Bass Strait. Okay, 240 kilometers ये लगभग wide है. Okay, stretching the islands and the Australian mainland's eastern extremity. अब देखो, the state comprises the main island of Tasmania, Burry Island, King, Flinders Island, several smaller islands, and the subantarctic Macquarie Islands. तो याद रखना आपको, ये सब आपको याद रखने हैं कि स्टेट में कौन कौन से मेन आइलैंड्स आते हैं। इसमें आता है खुद से तास्मानिया आता है, बुरे आइलैंड आता है, किंग आइलैंड आता है, फ्लिंडर्स आइलैंड आता है और भी बहुत सारे ना जाने कितने कितने इसमें आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। ये है स्ट्रक्चरली सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द ग्रेट डिवाइड रेंज। ये जो ग्रेट डिवाइड रेंज अभी आप देख रहे थे, स्ट्रक्चरली ये जो ग्रेट डिवाइड रेंज अभी देख रहे थे, ये नीचे क्या है, नीचे आपको तास्मानिया है, ये असल में इसी का ही फैलाव है। क्लियर? सो एंड हैज रग्ड माउंटेन्स टेरेन्स विद द टेम्परेट क्लाइमेट। तो आपको याद रखना है कि जो ये तस्मानिया है असल में किसका हिस्सा है, ये असल में एक्सटेंशन है किसका हिस्सा है, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज ग्रेट डिवाइड रेंज। ओके, नाउ यहां पर आप देख ही रहे हो, ये जो एरिया है, ये व्हाट इज दिस इज कॉल्ड बाइट, BIGHT। ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है, इट इज अ मैरीन एनवायरनमेंट दैट स्ट्रेच अक्रॉस द साउदर्न कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो अगर ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट में, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ। ओवर 85% ऑफ द नोन स्पीशीज, नोन का मतलब होता है जो हम जानते हैं, बाकी क्या है we don't know about that, in the region are endemic, making it a hot spot of the biodiversity. The Bight supports Australia's largest commercially fishery and has an abundance of marine resources. Marine का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे आपको water resources जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। I hope you are getting my point. Yes. उसके बाद है we call as outback refers. ये जो ये एरिया आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ऑस्ट्रेलियाज रिमोट आइलैंड एरियाज। रिमोट आइलैंड क्या होता है, रिमोट डज नॉट मीन जो वाटर के साथ रिमोट होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैठे हुए, आपके लिए रिमोट ये हो गया, नहीं, रिमोट ये नहीं है। जितने भी कोस्ट एरियाज हैं वो रिमोट नहीं है, बल्कि जो अंदरूनी वाले इलाके हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, रिमोट एरियाज। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, रिमोट एरियाज। तो असल में सब जो सिटीज जो है ना वो इधर है, सिटीज जो है ना वो इधर है, आपको ये है मेन सिटीज। तो बाकी जो अंदरूनी इलाका है, इंटीरियर इलाका है, दैट्स कॉल्ड रिमोट एरिया, बिकॉज
रिमोट इसलिए कहते हैं एक्सेस के हिसाब से, वो है इनलैंड। देखो वो मत है कोस्टल, इनलैंड, particularly the semi-arid regions of the eastern Australia and the arid region of the western plateau, including मैकडोनल्ड यहाँ पर है ना, मूसग्रेव, पेटरमैन रेंज, as well as the Gibson, Great Sandy, Great Victoria, Tasmania Desert, ये सब आपको मिलता है रिमोट एरिया, क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, ना जाते हैं इधर ज्यादा। की फीचर्स क्या हैं? दे आर स्कैटर्ड ड्राई वाटर बॉडीज, लैंडमार्क्स लाइक उलुरु आयर्स रॉक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, और क्या चीज यहाँ पर है? ये सपोर्ट करती है कैटल और शीप को ग्रेजिंग के लिए, ओपल माइनिंग के लिए, माइनर नेचुरल गैस के लिए और ऑयल प्रोडक्शन के लिए। क्लियर हुआ? उसके बाद है चैनल कंट्री एंड आउटबैक रीजन is a pastoral region located mainly in the southwestern Queensland। तो याद रखना, ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? रीजन इज अ पेस्टोर रीजन, जहाँ पर आप ग्रेजिंग करने के लिए जाते हो। मेनली साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या हो गया? ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, तो ये जो इलाका है इट्स कॉल्ड साउथ वेस्ट ऑफ क्वींसलैंड। क्लियर? क्लियर हुआ? उसके बाद हमने अभी बात की थी उलुरु आयर्स रॉक के बारे में। ये है उलुरु आयर्स रॉक्स, देखो कहाँ है? इंटीरियर लैंड मास में है। ये एक लार्ज सैंडस्टोन रॉक है फॉर्मेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ। Largest monolith is Central Australia. It changes color at different the day and the year according to the position of the sun। तो याद रखना, जिस हिसाब से पोजिशन ऑफ द सन होगी, अगर सन मॉर्निंग में होगा तो इस पर जब लाइट पड़ेगी तो इसका कलर अलग होगा। अगर सन ये होगा नून में होगा तो इसका कलर अलग होगा। अगर सन इवनिंग में होगा तो इसका कलर अलग होगा। तो इसकी खास स्पेशलिटी ये भी है। क्लियर? नाउ कभी नाम सुना है पिंक लेक का? पिंक लेक एक नेचुरल बॉडी है, वाटर है। ये कहाँ पर है? वाइब्रेंट पिंक है, ह्यू ऑफन ड्यू टू स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। अगर आपको कोई लेक यहाँ पर मिलता है लेकिन इस लेक का कलर जो है वो है पिंक कलर, ये पिंक क्यों होता है? क्या पिंक पानी होता है? नहीं, ये कुछ होता है, यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से या केमिकल प्रोसेस की वजह से इसका कलर ऐसा हो जाता है। ये लेक्स जो हैं ये है, दे आर फैसिनेटिंग, जबरदस्त है वो, both tourists and scientists के लिए। Pink color in these lakes is primarily due to Dunaliella salina, a type of algae। हाँ, ये एक algae है जिसकी वजह से इसका कलर पिंक होता है। Then we have hollow bacteria, इसकी वजह से। So these microorganisms contribute to the lake's distinct color, especially in high salinity conditions। Lake Hiller and Pink Lakes of Murray Sunset National Park, Victoria are the major examples। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ लोकेट है। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, इनका कलर पिंक क्यों होता है, क्या ये पिंक पिंक ही होता है या पिंक किसी और प्रोसेस की वजह से होता है? यस, ये होता है बायोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है। फिर अगर आपने सुना होगा कभी कि ओशिनिया जो है, जो हमें आइलैंड्स ओशिनिया यानी ओशन में मिलते हैं, इनको हम कहते हैं ओशिनिया हैज ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड आता है। सेकंड इज मेलानेशिया, थर्ड इज आई वुड से माइक्रोनेशिया, फोर्थ इज पॉलिनेशिया। इट कंसिस्ट ऑफ thousands of volcanic islands and coral islands। Oceania can be divided into 3 island groups based on the nature of island। three एक इसमें आता है यही मेलिनेशिया, एक आता है माइक्रोनेशिया, एक आता है भाई पॉलिनेशिया। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल हम मेलिनेशिया की बात करते हैं, दिस इज जो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ना ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका मेलिनेशिया। और मेलिनेशिया में क्या क्या आइलैंड्स आते हैं? ये मानातू, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलेडोनिया, है ना, पपाव न्यू गुनिया, ये सब बाकी जितने भी छोटे छोटे यहाँ आइलैंड्स हैं वो सब आते हैं इसमें। लाइक अगर मैं मेलिनेशिया की बात करता हूँ, ये न्यू गुनिया से लेके लोंगा तक आपको एक्सटेंड है। ये है न्यू गुनिया से लेके लोंगा तक, यदि यहाँ कोई आइलैंड होगा छोटा से करके यहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। क्लियर? इसमें आता है फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट कंट्रीज आती है, लाइक फिजी आता है, जो आपने अभी देखा यहाँ पर फिजी है, यस दिस इज फिजी। वनातुआ आता है, दिस इज वनातुआ। देन यू हैव सोलोमन, बहुत सारे हैं। पपाव न्यू गुनिया, दे है पपाव न्यू गुनिया, ओके, as well as the French special collectivity of the New Caledonia।
ये है फ्रांस के अंडर है, ये न्यू कैलेडोनिया है, क्लियर। पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया यहाँ पर है, इसके भी कुछ थोड़ा यहाँ पर पार्ट्स जो हैं ये आपको मिलेगा इधर, क्लियर। और वेस्टर्न न्यू गिनिया वो तो आपने देखा। मोस्ट ऑफ द रीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर जो है विद ओनली फ्यू स्मॉल नॉर्थ वेस्ट आइलैंड्स, वेस्टर्न न्यू गिनिया लाइंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें से अगर आप देखते हो कि इसमें से मेजॉरिटी जो आइलैंड्स है वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में ही मिलेगा, लेकिन जो ये वाले आइलैंड्स हैं, इधर जो आइलैंड्स हैं, बस वही आपको मिलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये जो है ना ये लाइन, दिस लाइन इज इक्वेटर, ये जो लाइन है ना, दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। समझ आया? द क्लाइमेट इज प्रिडोमिनेटली ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड एंड द वेजिटेशन इज रेन फॉरेस्ट। बस ये आपको याद रखना है। देन फिजी इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स। वी हैव वेटिल्यू आइलैंड्स, है ना, वी हैव वनावल्यू आइलैंड्स, क्लियर। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइक ब्रिटिश एस्टेब्लिश द कॉलोनी ऑफ फिजियन 1874 में, एंड इन द लेट 19th century they imported the indentured laborers from the India to work on the sugar cane field वगैरह वगैरह। फिर यहाँ से लोग आए, फिर यहाँ पर वो बैठ गए, है ना, फिर बन गए फिजियन, इंडो फिजियन वगैरह वगैरह, फिर यहाँ पर लोग रहने लगे, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो ये क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, वी हैव माइक्रोनेशिया, क्लियर। सो माइक्रोनेशिया जो है, माइक्रोनेशिया जो है, ये माइक्रोनेशिया क्या है, ये एक सब रीजन है ओशिनिया का। क्या है भाई? माइक्रोनेशिया इज अ सब रीजन ऑफ ओशिनिया। इसमें क्या है, इट्स मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स, हजारों आइलैंड इसमें हैं, इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के वेस्ट साइड में। और आपको यहाँ पर क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ये आपको यहाँ पर देखना होगा कि ये कौन सी लाइन है, ये है फिलीपींस, ये ऊपर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियर, अंडरस्टूड। ये आपको मिलता है इधर इक्वेटर। अच्छा, it is composed of several sovereign states, territories, like for example we have Micronesia, है ना, we have Palau, we have Guam, we have Northern Mariana Islands, Nauru, Kiribati, Marsh Islands and Wake Islands। ये जो आपको यहाँ पर पालाव मिलता है, गोम मिलता है, चूक मिलता है, हुनफी मिलता है, मार्शल आइलैंड्स मिलता है, किरिबती मिलता है, नारो मिलता है, फेडरल स्टेट्स ऑफ द माइक्रोनेशिया मिलता है, फिर ये मरीना आइलैंड्स मिलता है, गोम, योप, ये सब आपको माइक्रोनेशिया में ही आपको मिलता है। इन माइक्रोनेशिया आइलैंड्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू 4। वी हैव कैरोलिन आइलैंड, जिसमें आता है फेडरेटिंग स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड पालो, ये पालो 1, ये हो गई 2। जिलबुट आइलैंड्स, जिसमें किरिबती आती है, वेयर इज किरिबती, ये है किरिबती आइलैंड्स, क्लियर। उसके बाद वी हैव मरीन आइलैंड्स, जिसमें क्या आता है, इसमें गोम आता है, वेयर इज गोम, दिस इज गोम, ओके, दैट इज यूनाइटेड एंड गोम इज द लार्जेस्ट आइलैंड। और इसमें आता है मरीन आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड्स, क्लियर, व्हाट इज मार्शल आइलैंड्स, ये है मार्शल आइलैंड्स। सो सॉवरेन नेशंस, हाँ, वेक आइलैंड is claimed by the Marshall Islands but controlled by the United States Air Force। तो ठीक है, यहाँ तक आपने देखा ये कौन कौन से यहाँ पर आता है। वी हैव, एक सेकंड, वी हैव हियर नारो, वेयर इज नारो, ये है नारो इधर, ओके, स्मॉल sovereign nation in the region। we have atolls here, predominant land from Micronesia, some of the largest atolls in the world are found here, some are like Kwajalein atoll in the Marshall and Nukuru atoll in the Federated States of Micronesia। It has also a few volcanic islands। तो ये सब आपको याद करना होगा, देखना होगा। Then we have this, yes, ये जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इलाका जो है, this is the area where you have what, Polynesia। Polynesia में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी आता है, इसमें आपको इक्वेटर भी आता है, इसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आता है, ओके। Encompass over 1,000 islands dispersed across the central southern Pacific Ocean। सेंटर में भी है, साउथ में भी है ना,
These islands with the triangle formed by Hawaii Islands, New Zealand, हवाई आइलैंड्स कहाँ है? ये है हवाई आइलैंड्स, ये है न्यूजीलैंड, ओके, एंड ईस्टर्न आइलैंड्स. Then you have some islands here, what we call as eastern islands. ये ईस्टर्न. So ये क्या बना हुआ है? ये बना हुआ ट्रायंगल. ओके, क्लियर? अब पॉलिनेशिया इंक्लूड्स तुवालू. इसमें तुवालू आता है. ये जो तुवालू यहाँ पर आपको दिख रहे हो, तुवालू इसमें आता है. इसमें आता है सोलोमन आइलैंड्स, वानुतुआ भी इसमें आता है. क्लियर? ये जो है थोड़ा थोड़ा इसका भी एरिया आता है. We have New Zealand, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Solomon Islands are the independent nations of the Polynesian region. Clear? So this is what you have to understand. Then we have other important territories. You have American Samoa, you have Cook's Island, Eastern Island, French Polynesia, Hawaii, है ना? अब ये क्या है? जैसे हवाई है. 1959, Hawaii became the 50th state of the USA. Alaska, 49th state purchased from the Russia. Clear? French Polynesia, overseas country of the French Republic, Eastern Island province and the special territory of the Chile. Cook's Island, self-governing state, free associated with the New Zealand. ये सब आपको यहाँ पर देखना होगा. Then finally we have last island that's called New Zealand. Yes, New Zealand. अब New Zealand के बारे में आप क्या जानते हो? What do you know about this northern landmass, southern landmass? This is what we call as New Zealand. Clear? अब न्यूजीलैंड के बारे में आप क्या जानते हो? लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू. न्यूजीलैंड जो है, दिस इज द न्यूजीलैंड. ओके, न्यूजीलैंड इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉलिनेशिया. ठीक है ना? पॉलिनेशिया में आता है ये, और ये माना जाता है लार्जेस्ट कंट्री यस इन पॉलिनेशिया. इसमें दो मेन आइलैंड्स हैं. एक तो आपको ये मिलेगा, एक तो आपको नॉर्थ वाला मिलेगा, एक तो आपको साउथ वाला मिलेगा. The country comprise two mainlands, that is North and South Island, and several small islands. और बहुत छोटे छोटे islands यहाँ पर हैं. 3 in 4 New Zealander lives in the North Island. तो आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो आपको कहाँ मिलती है? वो आपको यहाँ ही मिलती है. यहाँ पर आपको कम पॉपुलेशन मिलती है. Yes, less population. The South Island is important for forest, agriculture, sheep rearing, dairy farming. तो यहाँ पर आप क्या करते हो? यहाँ पर आप एग्रीकल्चर करते हो, यहाँ पर आप शीप फार्मिंग करते हो, है ना? सब कुछ आप करते हो. यहाँ पर आप डेयरी फार्मिंग भी करते हो, दूध वगैरह ना, डेयरी फार्मिंग भी आप यहाँ ही करते हो. सब आप यहाँ करते हो, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है. अच्छा, इसमें जो यहाँ पर जो प्लेन एरिया जहाँ पर आप ग्रेजिंग वगैरह करते हो, दैट्स कॉल्ड मार्लबोर्ग और कैटनबरी प्लेन, जहाँ पर आप ग्रेजिंग करते हो. वेलिंगटन इज द कैपिटल. वेलिंगटन इज द कैपिटल. And Auckland is the largest urban area. Both are located in the North Island. आप यहाँ पर देखो, ये है वेलिंगटन और ये है आपकी कैपिटल. ये आपकी कैपिटल. अब मेरा सवाल है, अगर ये साउथ है, ये हो गया नॉर्थ, तो इनके बीच में एक वाटर बॉडी है, स्ट्रेट है, जो इस वाटर बॉडी को इस वाटर बॉडी के साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है. बताओ वो कौन सी वाटर बॉडी? वो क्या है? ये कौन स्ट्रेट है ये? Now, second we have Southern Alps. Alps तो आपको हर जगह मिलते हैं. Alps आपने देखा यूरोप में, Alps आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, but they are known as Australian Alps. यही Alps आपको मिलते हैं न्यूजीलैंड में, but they are called as Southern Alps. So Southern Alps जो हैं 900 से लेके 3000 मीटर तक इनकी हाइट है, और ये लाई नहीं करता है नॉर्थ में. It does not lie in the north, it lie in the south. Our major mountain range in New Zealand. Mount Cook, याद रखना, इसी पर ही पीक है. Mount Cook is the highest peak. It acts as a natural barrier that separates the New Zealand's wettest and the driest climate. एक साइड से इसको wettest होगा, एक साइड से इसको driest climate होगा. Clear? The western slopes जो हैं will receive the country's highest rainfall, are wettest and forested. The western slopes are wettest and forested. यानी ये है wettest
लेकिन साथ में ये पर क्या है, फॉरेस्ट। तो ईस्ट क्या है, ईस्ट में होगा ड्राई, ये ड्राई। क्लियर? The rain shadow regions on the eastern side has vast pasture lands and fertile Canterbury plains. तो ये है vast plains, आप खुद देखो ये है vast plains, है ना? ये है ड्राई, मगर यहाँ पर आपको fertile grazing grounds आपको मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं Canterbury plains. Clear? Understood? Then we have a word here, Zealandia. Is the submerged microcontinent made up of continental crust in the South Pacific, spanning about half the size of Australia, but with only 6 to 7% of its land above the sea. यानी जीलैंड का क्या मतलब है, ये वो एरिया है जो सारा पानी के नीचे ही है, लेकिन इसका सिर्फ 6 से लेकर 7% इसका लैंड जो है वो है अबव सी, बाकी सब पानी के नीचे है। It's separated from the Antarctica 100 million years ago की बात है, from Australia 80 million years ago की बात है, from Gondwana. The above sea portion includes New Zealand, North, South Island, Stewart Island, smaller islets and New Caledonia at its northern tip. मतलब ये है जो आपका न्यूजीलैंड है, जो आपका न्यूजीलैंड है वो वाला एरिया जो अगल बगल में आइलैंड्स है वो वाला एरिया, और कुछ ऐसा पार्ट भी है जो पानी के नीचे है, उसी को हम कहते हैं जीलैंडिया। लेकिन इस पूरे जीलैंडिया का सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 7% ही पानी के ऊपर है, जिसमें आपका न्यूजीलैंड भी आता है। न्यूजीलैंड भी 6 और 7% में आता है, बाकी जितना भी न्यूजीलैंडिया है, जीलैंडिया वो सब पानी के नीचे है। क्लियर? सबको समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर क्या है, वॉल्केनिक रीजन है, इंक्लूडिंग तपाओ वॉल्केनिक जोन, है ना? आपको सदर्न टिप जो है, साउथ आइलैंड एंड द नॉर्थ आइलैंड, ये वॉल्केनिक प्लेट्यूज है ना, वगैरह वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद वी हैव लिजार्ड आइलैंड, कभी नाम सुना है लिजार्ड आइलैंड? वायर इज लिजार्ड आइलैंड? दिस जो आपको इधर मिलता है, ये दिस लिजार्ड आइलैंड, ये कहां पर होगा? ये है इन द स्टेट कॉल्ड क्वींसलैंड। Heat stress triggered the bleaching event that devastated 97% of the coral at Australia's Lizard Island. ऑस्ट्रेलिया के लिजर्ड आइलैंड पर जो यहाँ पर कॉरल्स थे, हीट की वजह से 97% वो तबाह हो गए। मैंने कहा ना, जो ही हीट इंक्रीज होती है तो कॉरल कॉरल ब्लीचिंग होती है, कॉरल ब्लीचिंग होती है। So heat stress triggered bleaching event that devastated 97% of what? Of the coral at Australia's Lizard Island. Clear? Lizard Island, also called as Juguru or Diugura, is a part of the Great Barrier Reef. तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये है ना ग्रेट बैरियर रीफ, इसी का हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड लिजर्ड आइलैंड। ओके, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन क्लैन दिंगाल और वालम बर्दा और वालम बारिया आर द ट्रेडिशनल आइलैंड ओनर्स। असल में यहाँ के लोग ये वाले लोग हैं जिनको हम दिंगाल कहते हैं। क्लियर? जो असली यहाँ के हैं। उसके बाद वी हैव व्हाट वी कॉल एज रॉटन आइलैंड्स। व्हाट इज रॉटन आइलैंड? रॉटन आइलैंड रिसेंटली आपने देखा, कुछ पिछले साल आपने देखा होगा कि ये एक सी प्लेन है जहां पर क्रश हुआ था रॉटन आइलैंड के नजदीक। अब ये रॉटन आइलैंड क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। नोन एज वाइजदम to the Vajduk Noongar people holding cultural significance. क्लियर? किसको कहते हैं इस इलाके को? ये जो ये हम पर आइलैंड है, रॉटनेट आइलैंड, known as Vajdimap to the Vajduk Noongar people holding a cultural significance. It is located 19 kilometers off the coast of Fermentile near Perth, Western Australia. आपने ये भी देखा, ये है पर्थ के इस साइड से, और ये कौन सी स्टेट है? दिस इज द स्टेट कॉल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। It serves as an internment camp during the World War, land and defense base in the World War II. तो ये क्या बन गया? एक बेस बन गया, एक कैंप बन गया। जब वर्ल्ड वार हो रहे थे, यहाँ पर उन्होंने पोजीशन रखी थी, अगर हम पर भी हमला होता है तो हम भी तैयार रहेंगे। इट इज पॉपुलर फॉर स्नोर्कलिंग, साइकिलिंग एंड वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन, especially कोका sighting. Clear? Especially what? Koka sighting. Now, koka habitat, home to the koka. Clear? A rare
मार्सुपियल ऑन द मेनलैंड, है ना? तो ये जो यहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इनके अलग नाम हैं, अलग एबॉरिजिनल्स हैं। ये साइंटिफिक नेम है, थोड़ा-सा याद रखना जो है वो मुश्किल होता है। लेकिन आपको याद अगर ये भी ना रहे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, मैं इस आइलैंड की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि ये आइलैंड पिछले साल न्यूज़ में था, इसीलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सो इसीलिए मैं एट द एंड सो हमने कंक्लूड किया आज, एटलस जो है वो हमने क्या किया, वो हमने आज क्या किया, वो हमने आज कंक्लूड किया। एटलस को क्या किया आज? एटलस को हमने कंक्लूड किया। एटलस को कंक्लूड करने पर मगर मेक श्योर कि आप इधर ही हैं। आपने क्या सीखा? मैंने पढ़ाया, सारा दिखाया मैंने, करंट जो अब होने वाला है वो तो आपको खुद ऐड करना होगा। लेकिन क्या सिर्फ़ मेरा खत्म करना था या आपका खत्म करना था? दैट्स इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज़ आपने क्या किया? आपने क्या किया? तो आपने क्या किया वो आप मुझे यहाँ पर बताइएगा ज़रूर, आपने क्या किया? सो मेक श्योर कि अगर मैंने अपना बेस्ट दे दिया, लेकिन मेरा बेस्ट देना इज़ इक्वल टू 0% तब तक जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। सो योर हार्ड वर्क जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बोला भी है कि हर इंसान को सेल्फ स्टडी ही करनी है। क्या करनी है भई? हर इंसान को सेल्फ स्टडी ही करनी है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए आपको 2 चीज़ होना ज़रूरी है। यू नीड 2 थिंग्स, one is स्किल, one is कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कंसिस्टेंसी है, मगर आपके पास नो स्किल है, तो कोई भी सेल्फ स्टडी जो है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। नहीं होगी, लिख के ले लो। हाँ, अगर आपके पास स्किल है, क्या है? आपके पास स्किल है, गॉट इट। मगर आपके पास नो कंसिस्टेंसी है, अगेन यू आर इन ट्रबल। आप फिर से मुसीबत में हो। नो सेल्फ स्टडी। जो सेल्फ स्टडी है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, आपको असल में क्लासरूम में जो है, क्लासरूम में आपको कंटिन्यू बैठना है। क्लासरूम का मतलब ये है कि आपको लेक्चर्स जो हैं आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन कंटिन्यूअसली देना है। इससे क्या हो जाएगा, इसी से ही आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। चाहे आपको लेक्चर पसंद आता है, बोर होते हो, जो भी आप होते हो, तो आपको तभी क्लास देना पड़ेगा। क्लियर? कंसिस्टेंसी के साथ-साथ आपको क्या करना है, जो टीचर आपको पढ़ाता है, किस तरह पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि एटलस कैसे पढ़ते हैं। अगर आपने वो लेक्चर ना सुना होता मेरा 1 सेकंड, अगर आपने वो लेक्चर ना सुना होता मेरा व्हिच वन? व्हिच वन? अगर आपने लेक्चर ना सुना होता व्हिच वन? व्हिच वन? जहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कैसे एटलस को पढ़ाया जाता है, कैसे एटलस को पढ़ाया जाता है। सो अगर आपने वो लेक्चर ना देखा होता इन केस, तो फिर आप मुझे बताइए आपको सिकल कैसे आएगा? क्लियर? आपको सिकल कैसे आएगा? तो सिकल आना ही है आपको, कंसिस्टेंसी आ गई ना क्लास से टीचर पढ़ा रहा है, आप डेली देते हो क्लास, डेली आपका यही काम है, आप डेली क्लास देते हो, तो आपको आ गई व्हाट? कंसिस्टेंसी। लेकिन जिस तरह आपको टीचर पढ़ाता है, टीचर का जो स्टाइल नहीं, आई वुड से अप्रोच जो है, वो अप्रोच क्या था? वो अप्रोच था कि जैसे कि मैंने कहा हाउ टू स्टडी दैट क्लास, आपको ये पता नहीं है, सो हाउ टू स्टडी आपने अब जान लिया, अब आपको स्किल आ गया। सो जो ही स्किल भी आ गया, कंसिस्टेंसी भी आ गई, तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। अगर ये ना रहा, आप कुछ भी करो, नहीं होगा आपसे। लिख के ले लो, नहीं होगा, नहीं होगा बाय द वे। सो मेक श्योर कि आप गलती ना करें, क्लियर? ना गलती ना करें। नाउ नाउ पे द अटेंशन। अब मैं फिर से उसी चीज़ को दोहराता हूँ, हाउ टू स्टडी एटलस।
कैसे एटलस को स्टडी किया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर आपको स्टडी करना होगा एटलस, तो सबसे पहले आपको ये काम करना होगा, आपको किसी भी एटलस का आपको कंट्रीज पढ़ने होंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे कोस्टल। लेकिन कोस्टल भी कैसे पढ़ोगे? आप जाओगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप जाएं। पर मेक श्योर कि आप फॉलो करें टीचर को। अगर टीचर क्लॉकवाइज जाता है तो आप भी जाएं, अगर टीचर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो आप भी जाएं एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा पहला स्टेप। हर टीचर आपको बोलता है एटलस पढ़ो, कैसे पढ़ना है एटलस, बट यू शुड नो द स्किल, कैसे पढ़ना है। वही स्किल आपको क्लासरूम में आता है, जैसे टीचर पढ़ाता है आपको। सेकंड, then you go for what we call as landlocked countries, है ना, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब जितने भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो स्मॉल हैं, है ना, चाहे वो बिग है, चाहे वो, याद रखना, डबल लैंडलॉक्ड हो, है ना, जो भी हो, ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये वाले आइलैंड कंट्रीज जो हैं, इनको पढ़ना होगा। वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, हाँ, यानी और किस किस वाटर बॉडी में आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो फोर्थ है वो है वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडीज में आप क्या पढ़ोगे? वाटर बॉडीज में आप ओशियंस को पढ़ोगे, वाटर बॉडीज में आप सीज को पढ़ोगे, वाटर बॉडीज में आप स्ट्रेट्स को पढ़ोगे, है ना, वाटर बॉडीज में आप गल्फ्स को पढ़ोगे, बेज को पढ़ोगे, है ना, रिवर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स को पढ़ोगे, एक्सेट्रा। रिवर्स इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फिफ्थ, आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि आपको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में बात करनी होगी। क्लियर? लाइक यू हैव इक्वेटर, लाइक यू हैव इक्वेटर, है ना, यू हैव बाय द वे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ व्हाट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। You have what we call as Tropic of Capricorn. Clear? You have 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, या कोई एनी अदर व्हाट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जो क्या हो रहा है, जो एक ही कंट्री में कुछ 5-6 कंट्रीज में कोई लैटिट्यूड आ रहा है और उसी में ही आपके कैपिटल्स भी हैं, तो वो हो गया इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। क्लियर? उसके बाद आपको लाइक माउंटेन्स पढ़ने हैं ना, माउंटेन्स यानी आई वुड से रेंज आपको पढ़ने होंगे, आपको पीक्स को भी देखना होगा, आपको वॉल्केनोज को भी देखना होगा, है ना, तो ये सब आपको देखना होगा। देन यू हैव फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क्स, यू हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यू हैव फॉर एग्जांपल, मैं इकट्ठा लिखता हूँ, वेजिटेशन, है ना, आपको सॉइल के बारे में सवाल आएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको एक्सेट्रा जो आपको लिखना होगा। क्लियर? क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? या आप जो यहाँ माउंटेन रेंज की बात कर रहे हो ना, आप यहाँ पर ग्लेशियर की भी बात करोगे, सब यहाँ पर ही बात करोगे, लेकिन असली चीज जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। असली चीज जहां से क्वेश्चन आपको लगता है कि फंस सकता है, तो कहाँ फंसेगा? अगर इसमें क्वेश्चन आया, आई होप कि क्वेश्चन आएगा इसमें, लेकिन कभी कभार ऐसी चीज होती है, कोई आइलैंड आपने कभी पढ़ी नहीं होती है, जैसे एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन आइलैंड्स कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। कभी हमने जाना था? नहीं जाना था। कभी न्यूज में था? नहीं था। लेकिन इस बार न्यूज में आया तो क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ, कोई भी चीज, चाहे कंट्री के बारे में बात हो रही है, चाहे वॉल्केनो के बारे में बात हो रही है, चाहे किसी लैंडलॉक के बारे में बात हो रही है, कोस्ट के बारे में बात हो, किसी रिवर के बारे में बात हुई, कोई पीक, कोई वॉल्केनो, कुछ भी जो न्यूज में आया, मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करेंगे। न्यूज जैसे आपने फॉर एग्जांपल एंडीज के पिछले साल एंडीज पर क्वेश्चन आया था, तो एंडीज देखो किसकी वजह से बना हुआ है, यानी रीजन क्या है इसका बनने का। इसमें है फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ अमेरिकन प्लेट एंड द नाज़का प्लेट, इसकी वजह से बना हुआ है। कौन सा वाटर बॉडी है वहां पर? पैसिफिक ओशन है। अच्छा ठीक है, कौन सा हाईएस्ट पीक है ना, कौन सा वॉल्केनो वहां पर हाईएस्ट है? अच्छा, कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? ये क्वेश्चन आया था, कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है। जैसे टॉप कंट्री अगर आप देखते हो, टॉप कंट्री में कौन सा है टॉप पर,
टॉप पर अगर आप देखते हो जो टॉप मोस्ट कंट्री है दैट है वेनेजुला, उसके बाद है कोलंबिया, उसके बाद रेंज के हिसाब से वेनेजुला, कोलंबिया, देन यू हैव इक्वेडोर, पेरू, बोलोविया, है ना? आपको है चिली, अर्जेंटीना, ये सब आपको इस रेंज में आते हैं। कल आपको आएगा रॉकीज में, बताओ रॉकीज में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं? बताओ आप हिमालयाज़ में कौन-कौन सी कंट्रीज हैं, है ना? कुछ भी सवाल आएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करें, तब जाके बात बनती है, अदरवाइज़ इस तरह बात बनना बहुत मुश्किल है। सो मैं रिपीट करता हूँ, सेल्फ स्टडी ही आपको करनी है। बाय द वे मैंने आपको जो भी दिखाया ना यहाँ पर, आपको आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी ही करना है। लेकिन सेल्फ स्टडी को करने के लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ कंसिस्टेंसी, नंबर 2 इज़ स्किल। जब कंसिस्टेंसी भी होगी, स्किल भी होगा, तब जाके आप क्या करोगे, तब जाके आप सेल्फ स्टडी करोगे। लेकिन सेल्फ स्टडी ऐसे ही नहीं होगा अगर आपके पास कंसिस्टेंसी ना हो, अगर आपके पास स्किल ना हो। अब ये कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप होगी? ये होगी डेवलप ऐसे जब आप रूटीनली क्लास में बैठोगे। जब आप डेली क्लास में बैठो, कभी बोर होते हो तब भी क्लास देते हो, कभी आपको मन नहीं करता है क्लास देने का तब भी आप क्लास देते हो। उससे आपकी कंसिस्टेंसी आती है। फिर होता है स्किल, टीचर क्या अप्रोच आपके सामने रखता है कि अगर मुझे हिमालय पढ़ना है तो किस तरह पढ़ना है, अगर हिमालय में क्वेश्चन आए हैं आज से किस तरह आए हैं, अगर हिमालय में एक्सपेक्ट क्वेश्चन है तो कैसे आ सकते हैं, ये सब आपको टीचर बताता है। दैट इज कॉल्ड स्किल। सो आपको कंसिस्टेंसी भी मिली क्लास में, टीचर ने आपको स्टाइल दिखाया कि कैसे पढ़ना है, दैट बिकम्स द स्किल। और स्किल भी मिला, कंसिस्टेंसी मिली, देन आपको अपना जो पढ़ना करना ही है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, दैट्स कॉल्ड सेल्फ स्टडी। क्लियर, अंडरस्टूड, दिस इज हाउ यू हैव टू गो। अदरवाइज सेल्फ स्टडी आपने गलत समझा है। आप कहते हो मैं खुद से किताबें लाऊं, मैं खुद से देखूं, मैं पेपर लाऊं, न्यूज पेपर लाऊं, वो मैगजीन लाऊं, ये मैगजीन लाऊं, वो बुक्स लाऊं, ये बुक्स लाऊं। आप 1-2 महीने, 1.5 महीना आपको नहीं निकलेगा, लिख के ले लो आप, 1.5 महीने के बाद आप थक जाओगे, आप छोड़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो इसीलिए आपको किसी टीचर के साथ टच में रहना है, किसी टीचर के पास पढ़ना ही पढ़ना, अगर नहीं है तो कम से कम अप्रोच तो आपको बताए, स्टाइल बताए कैसे पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, किस में कितना डीप पढ़ना है, कैसे सवाल आ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, अदरवाइज इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बट रिमेंबर, self study is not self study unless you have skill and consistency. So consistency and skill comes only in the classroom and with the teacher. So bye bye, wish you all the best, prepare karna अच्छे से, thank you very much.